हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं प्रीत कुमार, स्टडी विद प्रीत कुमार चैनल में आपको बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइज, जैसे कि हम लेकर चल रहे थे आपके लिए भाई यूपी टेट, ठीक है गाइज। यूपी टेट के लिए पर्यावरण, जो कि मैंने कहा था कि हम 15 से 20 क्लासों में कोशिश करेंगे कि 15 क्लासों तक ये पर्यावरण का जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है गाइज। उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन लगाएंगे। और इसमें जो है यूपी टेट के लिए ही नहीं है, आप किसी भी क्लास के लिए पर्यावरण यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये है जो है बहुत ही शानदार पर्यावरण है। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं भाई इस क्लास को, जो कि किसकी है, पर्यावरण की। क्लास नंबर शायद 6 है, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित अधिनियम एवं नीतियाँ, यानी कि जो हमारा पर्यावरण था उससे संबंधित क्या अधिनियम थे और क्या नीतियाँ थी। कॉन्सेप्ट नंबर, यानी कि आप कह सकते हो कि 4th में जो है यही चीज़ है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। अब क्या क्या हुआ था इसमें देख लेते हैं। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने प्रभावी ढंग से इस देश के वन्यजीव की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन एवं उसके व्युत्पन्नों में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में रखा गया। यानी कि 1972 में क्या आया था ये, कि जो भी वन्य जीवन की रक्षा और तस्करी या अवैध शिकार हैं उन पर क्या करने के लिए, जो भी व्यापार करते हैं उन पर रोक लगाने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है गाइस, क्या किया गया, इस अधिनियम की हमें को बनाया गया। क्या नाम है इसका? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। और इसमें जो है ना सन बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ या कब आया था। तो कब आया था दोस्तों? ये 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर, जिसका अपना ही वन्यजीव कानून है, को छोड़कर यह पूरे भारत में लागू हुआ। कहाँ पर लागू हुआ? यह पूरे भारत में लागू हुआ। किस राज्य को छोड़कर? केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इसमें कुल 6 अनुसूचियाँ हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 के द्वितीय भाग वन्य जीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनके तहत अपराधों के लिए उच्चतम दंड भी निर्धारित किया गया है। यानी कि अनुसूची 1 में और अनुसूची 2 में क्या किया गया, अपराध, जो भी अपराध करेगा वन्य जीव के साथ उनको क्या दिया जाएगा, एक दंड दिया जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, अनुसूची 3 और 4 में क्या गया है, संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन इनमें दंड का प्रावधान बहुत कम है। क्या है इसमें? अनुसूची 3 और अनुसूची 4 भी संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन इनमें दंड का जो प्रावधान है वो क्या है दोस्तों, बहुत ही कम है। क्लियर गाइस। अनुसूची 5 में वे जानवर शामिल है जिनका शिकार हो सकता है। और अनुसूची 6 में शामिल पौधों की खेती और रोपण पर रोक के लिए क्या बनाए, किस में रखा गया? अनुसूची 6 में। नेक्स्ट आता है इसमें भी पॉइंट, राज्य सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है। कौन कर सकती है दोस्तों? ये राज्य सरकार कर सकती है। वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण की अधिसूचना के लिए क्या कर सकती है? किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है। नेक्स्ट आता है भाई इसमें गाइस, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस में मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत विचार विमर्श हुआ और इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत ऐसा पहला देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी प्रावधान किया। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A के जी में किया गया। यानी कि इसका जो उल्लेख किया गया संविधान में वो किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? 48 के ए में और अनुच्छेद 51A के जी पार्ट में। यानी कि जैसे हम 51 का ए जो आर्टिकल है उसका जो पार्ट होते हैं, ठीक है, ABCDEFG, यानी कि इसका भी कौन सा पार्ट है दोस्तों? जी पार्ट में किया गया है, ठीक है गाइस। ये था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। अब आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था, पारित हुआ था? ये 1986 में, ठीक है गाइस। कब पारित हुआ था? 1986 में। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं भाई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अपने से पूर्व के पर्यावरण संरक्षण में सभी कानूनों से अधिक प्रभावी है। मानव पर्यावरण पर 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुई कॉन्फ्रेंस के निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से यह अधिनियम पास किया गया। इस कानून के तहत बनाए नियमों के उल्लंघन करने पर सजा व दंड का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आती है आपकी NFP, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। क्या थी? राष्ट्रीय वन नीति। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं भाई। देश में सर्वप्रथम वन नीति 1894 में बनाई गई थी।
स्वतंत्रता के उपरांत 1952 में वन नीति संशोधित की गई। वनों को सतत ह्रास को देखते हुए, ह्रास का मतलब होता है यानी कि जो हानि होती है वनों को देखते हुए 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों आपको कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई, तो कब बनाई गई थी? 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। इसके तहत भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। यानी कि इसका जो लक्ष्य था वो कितना था कि 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति हो जाए। नेक्स्ट आता है दोस्तों राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, जो कि नेशनल NWCP था, यानी कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। भारत में 1987 से ही राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पूरे देश में आर्द्रभूमि संरक्षण की गतिविधियों को समर्थन दे रहा है। आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 में आया था। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 को अधिसूचित किया, जो आर्द्रभूमियों को क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। किसे संरक्षण प्रदान कर रहा है? जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं, ठीक है, आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आता है आपका अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता, यानी कि अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 पूरे भारत में वंचित वन अधिकारों को बहाली प्रदान करता है। यह वन भूमि में खेती के लिए व्यक्तिगत अधिकार और साझा संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार प्रदान करता है। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो एकीकृत संरक्षण और लोगों को आजीविका के अधिकार प्राप्त करने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है। आदिवासी मामलों का मंत्रालय इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी देखती है। ठीक है गाइस। यानी कि वन अधिकारों की पहचान, वन अधिकारों की पहचान के अधीन राष्ट्रीय उद्यान, वन रिजर्व क्षेत्र, अभयारण्य, रक्षित वन आदि क्षेत्र शामिल हैं। वन भूमि पर वन अधिकार की अधिकतम सीमा कितनी है दोस्तों? 4 हेक्टेयर है। यानी कि जो वन भूमि होती है उस पर वन अधिकार की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 4 हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधी कानूनों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में NGT की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई दोस्तों? NGT की स्थापना की गई। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता CRPC 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्देशित किया जाता है। अधिकरण को आवेदनों या अपीलों को प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर उनके निपटान का प्रयास करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है पर्यावरण संबंधी विभिन्न कार्यान्वयन योजनाएं। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना NWASP, यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 1983 में अपनाई गई थी। इसमें वन्यजीव संरक्षण के लिए जिस रणनीति और कार्य योजना को अपनाया गया वो आज भी प्रासंगिक है। अतः प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को संशोधित किया गया और द्वितीय कार्य योजना 2002 से 2016 में अपनाई गई। कब अपनाई गई थी? 2002 से 2016 में। संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि JFM क्या होता है? वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में जंगलों के पास रहने वाले ग्रामीण समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 में निहित है। संयुक्त वन प्रबंधन जंगलों के पास के स्थानीय समुदायों की सहायता से वन संसाधनों के संबंध में सहभागितापूर्ण प्रशासन करने के लिए एक संस्थानिक पहल है। नेक्स्ट आता है दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि NCEF, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का गठन केंद्रीय बजट 2010-11 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है गाइज। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी के क्षेत्र में उद्यमों, उपक्रमों, केंद्रीय बजट, शोध एवं नवीन परियोजनाओं में निवेश करना है। कोई भी प्रोजेक्ट
जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के शोध एवं विकास से जुड़ा हो तथा इस क्षेत्र में नवीन पद्धति अपनाता हो, वो इस निधि के तहत निधियाँ यानी कि फंडिंग का पात्र है। हालांकि इस निधि के तहत सरकार द्वारा ही दी जाने वाली सहायता कुल प्रोजेक्ट लागत के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। इस निधि का वित्तीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कुछ वस्तुओं जैसे कोयला, पीट आदि पर स्वच्छ ऊर्जा सेंस लगाकर किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स NGC। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2001 से 2002 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू की गई एक बड़ी पहल है। इसका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए युवा बच्चों का कैडर बनाना है। NGC को अभी तक अद्भुत प्रतिक्रिया मिली है। पिछले 14 वर्षों में 1 लाख से अधिक इको क्लब देश बने हैं। भविष्य के लिए मैंग्रोव यानी कि क्या होता है भाई? भविष्य के लिए मैंग्रोव सतत विकास के लिए तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए निवेश को बढ़ावा देने वाली एक साझेदारी आधारित पहल है। यानी कि पारिस्थितिक मार्ग क्या होता है? भारत सरकार ने 1991 में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए इको मार्ग के रूप में पर्यावरण लेबलिंग योजना का शुभारंभ किया, जिससे पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को आसानी से पहचान की जा सके। उद्देश्य क्या होता है इसका? पर्यावरण पर उत्पादों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादों के निर्माताओं और आयातकों को प्रेरणा प्रदान करना, कंपनियों द्वारा पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव वाले उत्पादों को कम करने की वास्तविक पहल को पुरस्कृत करना, पर्यावरणीय हानिकारक उत्पादों की कम खरीद के लिए नागरिकों को प्रेरित करना, अंततः पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और संसाधनों में सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट आता है IUCN और UNDP की सह अध्यक्षता में भविष्य के लिए मैंग्रोव कई अलग अलग एजेंसियों, क्षेत्रों और देशों में जो कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका के मुद्दों पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ठीक है गाइज, ये क्लास यहाँ तक ही रहेगी भाई। जो बाकी जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है गाइज, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि गाइज ये यूपी टेट के लिए EVS यानी कि पर्यावरण की क्लास नंबर 6 है। तो मैंने कहा ना, हम इससे कम 10 से 15 क्लासों में कोशिश करेंगे कि इस पर्यावरण के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है गाइज, तो बाकी जो क्लास होती है उसमें हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।